So, hello, sir. Hello, ma'am. Welcome to Let's Hi. Talk Organic, a podcast series by LCB Fertilizers, जिसमें we invite change makers, anyone who is trying to go organic, go natural, and making change with it, whether it's home gardener, professional gardener, or farmers, or people like you who are trying to change something better for Earth. So, welcome, sir. Welcome, ma'am. आप लोग Thank प्लीज you. इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को. My name is Varsha Shukla. And myself अंकित व्यास, हम दोनों आप बोल सकते हैं फार्मिंग कपल हैं। हम जिस रूफ के अंडर में काम कर रहे हैं उसका नाम है साम्य प्राश फार्म्स। सो बेसिकली ये हमारा 5वां साल है और हम लोग शहर से सेटल्ड लाइफ छोड़कर अब गांव में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और वर्धा बमोरी हमारे गांव का नाम है, सिलवानी तहसील रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के। और बस किसानी में लगे हुए हैं दोनों हम लोग। ओके सर, तो बिफोर हम ये जानें कि आप क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह थी कि आप शहर छोड़ कर के गाँव आए, या कितना ज़रूरी हो गया था, क्या ऐसा काम था जो शहर में नहीं हो पा रहा था और आपको गाँव आना पड़ा उस वजह से, एंड देन यू कैन प्रोसीड कि क्या एग्जैक्टली आप करते हैं। एक्चुअली ये बात हम आपको बता रहे हैं ईयर 2021 की, जब कोविड-19 था और हम अपनी रूटीन लाइफ जी रहे थे। ही वाज इनटू मेडिकल सेल्स एंड मेरा खुद का प्ले स्कूल था। हम अच्छा कर रहे थे अपने अपनी लाइफ में और तभी एक नोटिस आता है कि अब सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे और आपको घर पर ही रहना है। ठीक है, फर्स्ट वेव वाज लाइक कि ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हम घर पे ही रहेंगे। हम घर से ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, सारी चीजें हम घर पर करते थे। बट जब सेकेंड वेव आई और समहाउ फर्स्ट वेव के टाइम पर हमने अपना डे केयर सेंटर फिर से रीस्टार्ट कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ एमपी की परमिशन देकर, बिकॉज सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज तो ऑफिस जा ही रहे थे एंड गवर्नमेंट सेट की ठीक है, आप प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब सेकेंड वेव आई तब इट वाज वेरी टफ फॉर अस, क्योंकि तब तो सब कुछ ही बंद होना था और बच्चे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में आ रहे थे। तो वी डिसाइडेड टू शट आवर वेंचर। और तभी एक न्यूज आती है कि मेरे डैड हैं, उनको भी कोरोना हो गया है। और इट वाज प्रीटी शॉकिंग फॉर अस, क्योंकि वो एक गांव में रहते थे और यहाँ से किसी भी जगह पर अगर हमको जाना है तो सारी जगह ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स दूर है। और बहुत टफ था कि मैं अपने डैड से कैसे मिलने जाऊं, कैसे उनको लुक आफ्टर करूं। डॉक्टर के पास उनको ले जाने वाला कोई नहीं था। बट समहाउ वी ट्राई टू मैनेज दैट और वो मैनेज हुआ। और वी वर ओनली 4 सिस्टर्स, राइट, हमारा कोई ब्रदर नहीं है। सो डैड को आगे उनका बिजनेस चलाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। देन बाय ग्रेस ऑफ गॉड माय हस्बैंड सेड कि वर्षा, यू कैन गो एंड यू कैन लुक आफ्टर योर डैड, लेकिन आप बिना काम के कैसे जाओगे? तो इट्स बेटर टू स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। आई सेड ओके। और तब हम सिर्फ घर पे बैठ के खा ही रहे थे, राइट। अब वो जो हम खा रहे थे वो कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, ये हमको नहीं पता था। सो ही सेड कि लेट्स डू समथिंग जिससे हम थोड़ी सी हेल्दी हैबिट्स अपने लिए तो जनरेट करें और डैड के लिए भी जनरेट करें, ताकि वो अपनी हेल्थ को रिकवर कर ले। आई सेड ओके। सो आई केम डाउन हियर। बट अब अगर हम, डैड हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे, राइट, और अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मिंग करने आते ना तो वो हमको कुछ चेंज नहीं ला पाते हम हमारी रूटीन लाइफ में, क्योंकि धान गेहूं ये सब तो हम हमारे डैड कर ही रहे हैं। सो व्हाट ही सेड कि देखो, मुझे ना मिट्टी के लिए कुछ करना है, क्योंकि अगर मिट्टी अच्छी होगी ना तो हमारा खाना अच्छा होगा। सो ही सेड कि लेट्स डू फिश फार्मिंग एंड वी बीइंग ब्राह्मण्स, ही सेड फिश फार्मिंग। मैंने बोला मैं पापा को कैसे कन्विंस करूंगी फिश फार्मिंग के लिए? ये तो बहुत बड़ा सोशल टैबू था कि राइट, आप ब्राह्मण्स होके मछली खाते नहीं हो तो आप मछली बेचोगे कैसे? बट समहाउ मैंने अपने डैड को कन्विंस किया कि पापा प्लीज अलाउ अस टू डू सो। और उन्होंने बहुत हार्ट ऐसा हाश करके कहा कि चलो ठीक है, यू जस्ट कम एंड स्टार्ट। सो 1 ईयर मैं और अंकित दूर रहे, मतलब ही वॉज इन टू भोपाल, वो भोपाल में रहते थे और मैं गाँव में रहती थी। हमारा उस टाइम पर बेटा था, वो 5 साल का था। तो मैं और अभी यहाँ रहते थे और ऑनलाइन क्लासेस हम मैनेज करते थे। अब हमने फिश फार्मिंग शुरू करी, राइट। और तभी क्या हुआ था, कोविड के टाइम पे मशीनरीज अवेलेबल नहीं थी हमको। समहाउ हमने मैनेज करके एक जेसीबी अरेंज करी, उससे हमने अपने पॉन्ड्स डिग कराए।
जब पॉन्ड्स डिग करे तो वो जो स्पेसेस रहते हैं बिटवीन द पॉन्ड्स वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे, मतलब उनकी ब्रेथ ज्यादा हो गई थी। अब डैड बहुत चिल्लाते थे कि क्या कर रहे हो, मेरी जमीन वेस्ट कर दी, क्यों आए हो ये सब करने। एंड आई वाज लाइक कि पापा प्लीज हैव फेथ ऑन अस, हम कुछ अच्छा करेंगे। बट आप जानते ही हो सोशल टैबूज, और स्पेशली लड़की का मायके आके काम करना वाज रियली टफ फॉर मी। बट ठीक है, वी स्टार्टेड डूइंग दैट। और क्योंकि हम गांव में रहते थे ना, तो हमको कुछ अच्छा खाने की वो फैसिलिटीज नहीं मिलती थी जो शहरों में मिलती थी। तो इट मोटिवेट्स मी कि चलो फिश फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो एरिया हमारे पास बच रहा है क्यों ना हम उसमें कुछ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फार्मिंग करें। हम दोनों बहुत नेव थे, हमको कुछ पता तो था नहीं, तो वी स्टार्टेड विद सबसे इजी हमको लगा पोटैटो है। पोटैटो हम सीड्स अरेंज कर लेंगे क्योंकि पोटैटो उसी से लगता है वैसे ही, वही उसका सीड रहता है। तो लेट्स स्टार्ट विद पोटैटो। तो हमने पोटैटो किया, अनियन किया, गार्लिक किया, और हम उसमें से पॉन्ड वाटर यूज करते थे। एंड दिस इज हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी कि हमको कैसे काम शुरू करना है। अब हम तभी ये देख रहे थे कि जो वाटर हम पॉन्ड के लिए यूज कर रहे थे ना, उससे हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होती जा रही थी। मतलब जो पहले पत्थर थी उसका टेक्सचर धीरे धीरे चेंज होने लगा था। एंड वी वर हैप्पी कि अंकित देखो हमारी सॉइल थोड़ी पोरस हो रही है। सो ही वाज लाइक ओके चलो आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं। अब हम बिजनेस कर रहे थे, हम फार्मिंग कर रहे थे, बट उसको बिजनेस की तरह नहीं देख रहे थे, क्योंकि हमको लग रहा था कि फिश फार्मिंग से हम सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। राइट। थोड़ा सा मनी हम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हुआ, क्योंकि हम फिशरीज में कैसा है ना कि आपको एक बार में ही सारा अमाउंट लगाना पड़ता है, तो हमको रोलिंग बनाना बहुत जरूरी था। फिर वी डिड वाटरमेलन। हमने एक बहुत बड़े अच्छे से और प्लान वे में वाटरमेलन फार्मिंग किया, एंड वी डिड गुड। पूरे जैविक और रेसिड्यू फ्री हमारे तरबूज थे। बट हमारे साथ फिर एक अनफॉर्चुनेट जुड़ा हुआ था कि उसका मार्केट यहाँ नहीं था। पीपल वर नॉट अवेयर कि जैविक तरबूज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि उनको कॉस्ट से मतलब था बस कि अगर आप सस्ते दोगे तो वो लेंगे। अब हमने सोचा कि हमने इतनी मेहनत करी है तो हम उन मासेस को खिलाएं जो एक्चुअली हेल्थ फ्रीक है। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स गो। और तब अंकित ने बोला कि चलो भोपाल लेके चलते हैं। धीरे धीरे हम देख रहे थे कि वर्षा सेटल तो हो रही थी वहां पे। मैं आई वॉज लाइक इन एंड आउट फ्रॉम सिटी टू विलेज, क्योंकि मुझे जॉब भी देखना था, मेरे खुद के पेरेंट्स भी थे। और 21 वॉज अ ईयर जो कि थोड़ा सा डर में निकला है ज्यादातर सिटीजन्स का अराउंड द ग्लोब। सो इट वॉज लाइक कि हम लोग के लिए एक ड्यूअल टास्क था। और हमको ये भी था कि यार कहीं पे ज्यादा ओवर अचीव करने के लिए कहीं हम कुछ खो ना दें, क्योंकि बहुत ही डरा हुआ साल था वो 21। सो हम लोग बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ एक ट्रैक पे जरूर आ रहे थे, जहां हमको लग रहा था कि नहीं, हमको जो करना है ना उसके लिए एक सही डायरेक्शन की जरूरत थी। और वो डायरेक्शन था कि हम कम से कम केमिकल के थ्रू अपना एक प्रोडक्शन लेकर आए। अब क्योंकि तरबूज खरबूज जो थे वो एक सीजन था उस टाइम पर, और हमको किसी तरह से हम लोग कुछ प्लांट्स लेकर आ पाए और उनको हमने ड्रिप एंड मल्च पे करा। मैं सैटरडे संडेज को आ पाता था विलेज, और वर्षा के साथ उसका हाथ बटाने की कोशिश करता था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वर्षा और मेरा किड जो था वो यही विलेज में रहते थे। माय किड वाज आल्सो हैविंग हिज ऑनलाइन क्लासेस। तो थोड़ा सा इजी तो था, लेकिन बहुत टफ टाइम था वो वर्ड निकालना। और जब हमारे पास फ्रूट आया हमारा, सो हमने देखा कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला है हमको। यू वोंट बिलीव, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने करीब 13 टन्स ऑफ वाटरमेलन हमारा प्रोडक्शन था 1 एकड़ में। और करीब 4.5 टन्स ऑफ खरबूज जिसको बोलते हैं मस्क मेलन, वो हमने अचीव किया था। इसके साथ क्योंकि हमने इंटर क्रॉप किया था, तो हमको एक क्रॉप को लेना था जिसपे कोई फर्टिगेशन का असर ना पड़े, जो हम दे रहे हैं उसमें हो जाए। तो वो क्रॉप थी हमारी क्यूक्यूम्बर। एंड यू वोंट बिलीव, क्यूक्यूम्बर हम गिन ही नहीं पाए 7 टन्स के बाद, वो इतना प्रोडक्शन आया था उसका। सो कहीं ना कहीं जो फ्रूट्स थे वो हमारे एफर्ट्स में भी आ रहे थे और लैंड पे भी आ रहे थे जहां हम कोशिश कर रहे थे। सो इस तरह से हमारा फार्मिंग जर्नी शुरू हुआ 21 से लेके, और फिर हमने धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए। हमारी आइडियोलॉजी धीरे धीरे बनती गई कि लेट फूड बी योर मेडिसिन। अगर वो नहीं हुआ तो यू हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। सो वो हमको समझ में आ गया था। आज भी आप देखिए, वी मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग। लोग बोलते हैं कोविड की वैक्सीन की वजह से हो रहा है क्या,
किस वजह से हो रहा है, कोई चक्कर खा जाता है, किसी को कुछ क्रॉनिक डिसीज हो रही है, पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ ऑल्सो, डांस करते करते गिर जाते हैं लोग। लोग ये नहीं देख रहे कि उस टाइम इतना जंक खाया था, इतना जंक खाया था, सो वो दैट इज शोइंग इट्स इफेक्ट। और हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कम केमिकल, ज्यादा न्यूट्रिशन और एक हेल्दी लाइफ की तरफ ज्यादातर मासेस के लिए एक अच्छा फूड क्रिएट कर पाए। दैट्स आवर मोटो। या सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों ने शेयर किया एंड स्पेशली ये सेट कि आप लोग अपने अपने जॉब छोड़ करके आए एंड यू ऑल्सो रिस्क योर चाइल्ड फ्यूचर, उसको गांव में लाना, बिकॉज एवरी वन नोज कि वो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो शहर में जाके सेटल हो, एंड स्टिल यू गॉट द डिसीजन कि आप गांव में रखेंगे उसको एंड ये सब करेंगे। मुझे लगता है बहुत विल पावर, बहुत ज़्यादा मन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस था कि हम करेंगे तो कर लेंगे। सो ऑडियंस को आप लोग प्लीज समझाइए कि व्हाट इज रेसिडुअल फार्मिंग, ये क्या होती है एंड व्हाट इज द मेथड, क्या ट्रेडिशनल फार्मिंग से अलग है ये। सो प्लीज। So there are two categories. One is traditional, another one is organic. ट्रेडिशनल में हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। वही ऑर्गेनिक फार्मिंग जो की जाती है उसमें बेसिकली ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक इनपुट्स बेसिकली गोधन आधारित होते हैं, या तो आप गोबर बोल लीजिए, गोमूत्र बोल लीजिए, जीवामृत बोल लीजिए, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारा जो फूड हो वो मासेस के लिए हो, नॉट फॉर क्लासेस, राइट। तो ट्रेडिशनल फूड जो हम खा रहे हैं इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, एंड ऑर्गेनिक फूड जो है इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज नॉट अप टू एवरीबडीज पॉकेट फ्रेंडली, राइट, कि सारे लोग उसको अफोर्ड कर पाए। तो हमने एक वे बिटवीन निकाला, रेसिड्यू फ्री फार्म। सो हिमांशी, एक ब्रिज है मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसको मुझे लगता है कि हम बोल सकते हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। सो बेसिकली अगर आप देखोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ना केमिकल का यूज कितना करना है फीड्स में किसानों को, वो डायरेक्शन शायद कहीं ना कहीं एक मिसयूज हुआ है। इतना ओवर केमिकल का यूजेस हुआ है कि आप देख रहे हो नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली पंजाब हरियाणा में, लोग अब बता रहे हैं कि मिट्टी अब पत्थर बन चुकी है, सैलिनिटी बढ़ गई है सॉइल की, सोलराइजेशन जैसे ही होता है केमिकल जो सॉइल के साथ मिक्स्ड है वो पत्थर बना रहा है उसको। अब इस तरह की मिट्टी पे तो अब किसी तरह की फार्मिंग हो नहीं सकती है। नाउ हम जो एक आइडिएशन लेकर आए दैट इज रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, बहुत छोटा ही सही लेकिन एक ग्रुप है जो इस पे काम कर रहा है। अगर आप देखोगे सो बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड अ सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का क्यों बोलूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग पुश्तैनी जो है किसानी जो हमारे यहाँ हो रही है उसको तो हम लेकर आए हैं, लेकिन उसमें से जो केमिकल का यूज है ना उसको डिक्रीज करके हम कहीं ना कहीं वो आधारित खेती जिसको बोलते हैं, यानी जहां आप गोबर गोमूत्र और जो मैन्यर बन रहा है उनके वेस्ट से उसको जब आप इंक्लूजन करते हो आपकी फार्मिंग में, तो कहीं ना कहीं आप एक कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन मिट्टी में करते हो, जिस वजह से आप मिट्टी को सुधार रहे हो और कम से कम केमिकल डाल के ज्यादा से ज्यादा यील्ड ले रहे हो। लुक, ऑर्गेनिक जो है ना, एक इशू है हमारे यहाँ प्राइसिंग का, और दूसरा इशू पता है क्या है हिमांशी, वो है उसको उगाने का। सो आज हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करना और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को खरीदना दोनों ही अभी बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी में है नहीं। अगर आप ऑर्गेनिकली सक्सेसफुली कोई चीज को उगा भी लेते हो ना, सो 5 में से आप 4 या 3 ही क्रॉप उगा सकते हो, बाकी 2 क्रॉप्स के लिए आपको किसी ना किसी तरह का एक्सटर्नल हेल्प चाहिए चाहिए। सो दिस इज वेयर रेसिड्यू फ्री इज बेटर। रेसिड्यू फ्री फार्मिंग एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जहां पर हम लोग बहुत ही मिनिमल यूज ऑफ केमिकल कर रहे हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सॉइल, as well as we are eradicating the dangerous issues of chemical farming, that is pesticide and insecticide. Now residue free means chemical residue free. So हम जो end product है हमारा उसमें किसी भी तरह के केमिकल के ट्रेसेस नहीं आने चाहिए, और इसी वजह से वो मासेस के लिए, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए हेल्दी तो है ही, सेफ भी है for their consumption. This is why it's a residue free farming and it's a mix of both traditional as well as organic farming. ओके सो जैसे मैम ने बताया था कि आप लोग फिश पॉन्ड का जो वाटर होता है वो डालते थे, सो मे बी फिश की जो एक्सक्रीटास होते हैं वो थोड़े यूज हो रहे Yes, होंगे yes. एंड और आप कुछ बायो फर्टिलाइजर उसमें ऐड करते थे, या जैसे किचन का वेस्ट होता है, छिलके हो गए सब्जियों के,
मतलब क्या एडिशनल आप डालते थे इन द सोइल विथ फॉर दिस रेसिड्यू फार्मिंग? गाँव में इतना मैन्योर बन सकता है हिमांशी, वो अभी सबसे अच्छी बात है गाँव की। इतना सारा गोबर है, इतना गौमूत्र है, जो फसल के रेसिड्यू है पोस्ट हार्वेस्ट, वो इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। अगर जो भी किसान अगर उन पे काम कर लेगा, सो वो बहुत बेहतर तरीके से अपने सॉइल को मैनेज कर सकता है। जैसे वर्षा आपको बताएगी कि किस तरह से उसने स्टार्टिंग में सबसे पहला किस तरह से मैन्योर बनाया था। एक्चुअली तब ना, सिंस कोविड था तो हमको कुछ भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते थे, राइट, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। एंड वर्मी कंपोस्ट और ब्लैक गोल्ड के बारे में आई हैव लर्न, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी थी। तो जितना भी कचरा हमारे घर में होता था, मैं मम्मा को बोलती थी कि प्लीज आप उसको एक टंकी में रख देना और मुझे दे देना। तो एंड शी यूज्ड टू से कि क्या करोगी कचरे का? मैंने बोला आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो मैं उसको सड़ाती थी और मैंने एक पिट बनाई थी, उसमें वो सारी चीजें डालती थी। उसके बाद जब मैं ऑलमोस्ट 30 डेज बाद उस पिट को ओपन करती थी तो मैं देखती थी वो ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था। अब ये कॉम्पोस्ट मैं अपने प्लांट्स को देती थी। फिर यहाँ पर ना आपने बकरियां सुनी होंगी, गोट, राइट? गोट की जो शिट होती है ना, इट इज वेरी वेरी मेन्योर रिच। वो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन रिच होती है प्लांट्स के लिए। तो आई कलेक्टेड दैट शिट और मैंने उसको न्यूट्रलाइज किया और उसके बाद अपनी फील्ड्स में अप्लाई किया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे। जो हमारे पत्तियां थी वो डार्क ग्रीन हो जाती थी। अगर पत्तियां डार्क ग्रीन है दैट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा अच्छे से कर रही है। और जितना अच्छा फोटोसिंथेसिस हो रहा है उतना ही अच्छा आपका फ्रूट का क्वालिटी बनेगा। So this is what I learned because resources were less for me, but yes, I found the way कि मुझे कैसे इन सारे रिसोर्सेज को यूज करना है और यूटिलाइज करना है। बिकॉज एग्रीकल्चर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। आप हर वेस्ट को एज अ रिसोर्स ट्रीट कर सकते हो, ये मुझे पता था। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न। और हम इन सारी चीजों का इंक्लूजन करते 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 इस इस मुकाम पर आ गए हैं कि हमको अब पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मिट्टी को ट्रीट करने का एक बेनिफिट यही है कि एक पूरा रिवर्स साइकिल चल रहा है। अभी मुझे जैसा लग रहा है कि हम लोग प्लांट को ट्रीट कर रहे हैं। जस्ट बिलीव मी हिमांशी, अगर हम मिट्टी को ट्रीट करते हैं ना, तो मिट्टी में इतने माइक्रोब्स हैं जो आपके किसी भी तरह के पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं अप टू 80 to 70%। क्योंकि हम बेसिकली जब मिट्टी को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे वर्षा ने बताया, हम लोगों ने मैन्योरिंग करी, तो मैन्योरिंग करने से क्या होता है, सॉइल कार्बन बढ़ रहा है। सॉइल कार्बन बढ़ने से क्या होता है कि जितने भी मिनरल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, क्योंकि हम जितने भी केमिकल फेंक रहे हैं मिट्टी में, वो सभी एक बार में नहीं एब्जॉर्ब होते। इट इज लाइक बोलते हैं कि 5 से 7% ही केमिकल एब्जॉर्ब होते हैं बाय प्लांट्स, बाकी वो पड़ा रहता है। इट्स लाइक रेसिड्यू ओवर द सॉइल। सो जो मैन्योरिंग हम कर रहे हैं ना, वो एक माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन करता है, जो कि अलग अलग कंपाउंड्स को ब्रेक करता है और एक एक्सटेंडेड रिलीज प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स के लिए। सो मैन्योरिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भले किसान का खेत हो या किसी गृहिणी का किचन हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझको मैन्योरिंग करना। और अब तो बहुत एडवांस मैन्योरिंग हो गई है। केचुए सबसे बेसिक है। हमको लगता है कि हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं केचुओं की। पहले बचपन में जब घर के आंगन में देखते तो बहुत डर जाते थे, क्योंकि सांप जैसा रिसेंबल करता था। लेकिन हमारा जो फार्म का चैनल है इंस्टाग्राम पे, साम्य प्रकाश फार्म, हम लोग उस पे उसको अपना वॉरियर बोलते हैं। वो हमारा सोल्जर है, वो पूरे टाइम हमारे लिए काम करता रहता है, डे एंड नाइट। राइट। तो बोथ आप लोगों से एक एक स्टेटमेंट आया है जो कि विल लव टू शेयर ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैम ने बोला कि 2019 टू 2021 टाइम पे कुछ था नहीं, ऑर्गेनिक सोर्सेज कुछ थे नहीं फर्टिलाइजर्स के, एंड देन शी हैड टू मेक इट ऑन हर सेल्फ। 2020 में ही एलसीबी फर्टिलाइजर भी शुरू हुआ था इसी प्रॉब्लम को देखते देखते। सो दैट इज वाई वी आर गोइंग ऑन ऑर्गेनिक थिंग्स। एंड जैसे सर ने बोला कि प्लांट से ज़्यादा मिट्टी को ट्रीट करें, क्योंकि नॉर्मली जो खेती होती है वो फार्मर्स को पुश्तैनी तरीके से सिखाई जाती है कि इस पेड़ को कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, क्या चाहिए, बट मिट्टी डिग्रेड होती जाती है, मिट्टी की क्या केयर करनी है वो नहीं पता चलता। एंड दैट इज वाई जो एलसीबी फर्टिलाइजर है, हमारा जो नव्य कोश है, वो पेड़ के लिए नहीं होता है, वो मिट्टी के लिए होता है। मतलब मिट्टी हम लोग टेस्ट करते हैं, जो जो पर्टिकुलर मिट्टी में जो पर्टिकुलर माइक्रोबियम चाहिए होता है, हम सीधे वो भी नहीं देते, न्यूट्रिएंट भी नहीं देते, जो माइक्रोबियम चाहिए होता है, जो माइक्रोब्स चाहिए होते हैं, हम वो ग्रो कराते हैं इन मिट्टी, एंड देन वी डू दैट। सो आप Oh, लोग के that's great. स्टेटमेंट से इट शोज आज की वी आर गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन।
So Yeah. thank you. Very right. एंड जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन कि अभी यू पीपल हैड स्पेस, आपके पास एक खेत था फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, मतलब फादर का है या घर पे था, बट फॉर समवन जो शहरों में है और अपने किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, अगर रेसिडुअल फ्री गार्डनिंग करना चाहते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक उन्हें कैसे स्टेप लेने चाहिए? पहले अपनी मिट्टी को कैसे टेस्ट करना चाहिए, या फिर टेस्ट नहीं भी करेंगे सो देयर आर सम मेथड्स कि उससे इम्प्रूव हो सकती है, या कैसे क्या प्रोसीड करना चाहिए एक गृहिणी को, या फिर समवन जो एक छोटा सा गार्डनर है जो घर पे करना चाह रहा है इन शहर, तो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? मुझे लगता है कि शहरों में ना छत तो सबके पास होती ही है, और अगर हमारे पास छत है तो व्हाट वी नीड, एक प्लास्टिक की टंकी हमको लेना है। हमारे किचन का जितना वेस्ट है उस सारा वेस्ट लेके उस टंकी में हमको डंप करना है और उसको क्लोज करना है, राइट। एंड दिस वे आपके फर्टिलाइजर्स आप होम मेड बना सकते हैं। फिर व्हाट यू नीड टू डू कि आप प्लास्टिक्स के ग्रो बैग्स आते हैं, वो ग्रो बैग लीजिए और उनमें छोटे छोटे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही प्लांट करिए, जैसे टोमेटोज, ककड़ी आप लगा सकते हैं, टोमेटोज आप लगा सकते हैं, ब्रिंजल इजीली हो जाते हैं, कोरिएंडर हो जाता है। आप ये सारे उन ग्रो बैग्स में डालिए। और देखिए छत पे ना बहुत तेज धूप होती है, और जो हम छत पे पेड़ पौधे लगाते हैं वो थोड़े से डेलिकेट होते हैं, और मुझे लगता है सब्जियां थोड़ी डेलिकेट होती ही हैं। तो हम अगर छोटा सा शेड क्रिएट कर दें तो हम उन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट से बचा सकते हैं। और हम डिफरेंट डिफरेंट खाद जो होती है, जैसे माइक्रोराइजा हुआ और केचुआ खाद हुआ, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं अपने रूटीन लाइफ में, इंक्लूडिंग आर कॉम्पोस्ट जो आप घर पे बना रहे हैं। देखिए आप कुछ भी कचरा मत फेंकिए। आप अगर बनाना खाते हैं तो बनाना से आपको पोटेशियम मिलेगा, राइट। वो पोटेशियम को अगर आप सोक कर लोगे, उसके वाटर से स्प्रे करोगे प्लांट्स के ऊपर, तो इट विल हेल्प कि वो उन लोगों को पोटेशियम देगा। तो दिस इज वे वी कैन गो विद, एंड इट इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। पता है, एवरीबडी शुड डू दिस। इससे हम अपना वेस्ट कम करेंगे और हम अपने क्वालिटी ऑफ फूड को इम्प्रूव करेंगे। अगर किसी को गार्डनिंग करना भी है, वेदर जैसे मैं बताता हूँ कि खेत में करना हो या फिर होम गार्डनिंग भी हो, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी पैक्ड जीवामृत लेकर आ रहे हैं कहीं से। मैं बोलना चाहूंगा कि आप वर्मी कंपोस्ट से भी काम चला सकते हैं। अभी अगर जीवामृत बनाने की बहुत इच्छा है तो खुद से बनाएं, जिसमें आप अगर 100 लीटर पानी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 2 लीटर गोमूत्र ले आए। कहीं से अगर आप किसी डेयरी से गोमूत्र और गोबर की व्यवस्था कर पाए तो 1 किलो गोमूत्र, 1 लीटर आपका गोबर, और आधा किलो अगर उसके अंदर आप गोबर डाल देंगे, अपना गुड़ डाल देंगे। सो गोमूत्र, गोबर 1-1 किलो, 1 लीटर, और आधा किलो जैसा अगर आप उसके अंदर गुड़ डाल देंगे तो 7 दिन उसको हिलाने के बाद आपका घर का एक जीवामृत बन चुका है। इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं घर पे, और इसको आप सॉइल में भी डाल सकते हैं। और दूसरी चीज, मैं देखता हूँ कि इतना प्लांट में इतना पानी दिया जाता है जब तक वो भर के बाहर ना चला जाए। ये मुझे लगता है 90 to 98% गार्डनर से गलती करते हैं। ओवर वाटरिंग करना प्लांट्स को इज लाइक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो आप। उसको जीते जी आप गला घोट रहे हो उसका। बहुत ही मिनिमल यूजेस चाहिए पानी का भी। हम वाटर वेस्ट भी बहुत करते हैं, इस वजह से हम दिखाते हैं दूसरों को कितनी बार कि हम गार्डनिंग कर रहे हैं। देखिए बहुत मिनिमल पानी चाहिए। अगर यूट्यूब पे देखेंगे आप तो बॉटल्स और केन्स से इतने सारे डिस्पोजेबल डिस्पेंसर बन जाते हैं। तो थोड़ा सा हमको वाइज यूज करना चाहिए पानी का। और जो भी ऑर्गेनिक मैटर हमारे यहाँ एज अ वेस्ट पड़ा है, एक बिन बना के उसको डार्क शेड में रख के हम 7 दिन अगर रखेंगे ना तो वो अपने आप ही एक मैन्योर बन जाएगा। सो ये 2-3 चीजें मुझे लगता है कि एक होम गार्डनर, किचन गार्डनर को यूज करनी चाहिए, जो बहुत इजीली उसको बहुत अच्छा प्रोडक्टिव यूजेस कर पाएगी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर द टिप्स एंड योर स्टोरी। अभी दिस इज एपिसोड 1 जो हम आपके साथ कर रहे हैं विद साम्यप्राश थिंग्स, एंड अगले अगले एपिसोड में विल स्टार्ट विद ये यूनिक सा नेम कैसे पड़ा, एंड मोर अबाउट द ऑर्गेनिक थिंग या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक थिंग्स दैट वी कैन मेक एट होम, and more of the stories, आपके और भी products and और भी backgrounds. So we'll discuss that. Thank you so much for coming today. Thank you, Himanshi. Thank you, LCB Fertilizer team. Thank you.